ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस ऑनलाइन सत्र में सभी का स्वागत है। और सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता, तो भारत की अर्थव्यवस्था और लॉकडाउन के चलते सम्माननीय पंतप्रधान जी उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें भी उन्होंने आत्मनिर्भर भारत इसके ऊपर विशेष प्रकाश डाला था और बात की थी। तो हमारा आज का विषय भी वही है कि किस प्रकार से भारत जो आत्मनिर्भर पहले था वो क्या था, वो किस प्रकार से था, क्यों नहीं है, और कैसे हम आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम ले सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आज की जो परिस्थिति, जो दौर चल रहा है, जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, वो एक विशेष दौर है, कोरोना कोविड-19 पैंडेमिक, जिसके चलते सारे विश्व को एक स्थगित परिस्थिति में लाया गया है। और कई सारे लोग तो बता रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था इस प्रकार से हुई है कि हम लोग 5 साल पीछे गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ देश 10 साल पीछे चले गए हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो है वो आज की अर्थव्यवस्था जो है वो कोलैप्स हो गई है। लेकिन कई सारे शिक्षाएं हम लोग इस पैंडेमिक को चलते ले सकते हैं। जैसे यदि हम लोग देखें तो करोड़ों रुपए अभी तक हमने खर्च किए थे गंगा और जमुना इन नदियों को शुद्धिकरण करने के लिए, लेकिन अभी बिना एक पैसा खर्च किए उन नदियों का पूर्ववत स्वरूप प्राप्त हो गया है और वो स्वच्छ हो गई है। मुझे याद, हम लोग देखते हैं हमारे मंदिर से जब हम लोग छत के ऊपर खड़े होते हैं तो सह्याद्री पर्वत सारा क्लियर अच्छे से हमें दिखाई देता है। जब हम ऊपर जाते हैं बालकनी में, टेरेस में जाते हैं मंदिर के, तो वातावरण शुद्ध हो गया है। सारे अस्पताल अभी केवल सब लोग कोविड की चर्चा कर रहे हैं, बाकी सारी छोटी मोटी बीमारियां कम हो गई है, क्योंकि लोगों का बाहर का खाना, होटल में जाना, ये सब जो है वो कम हो गए हैं। तो ये जो आपदा जिससे हम लोग जा रहे हैं, उस आपदा को हमें एक अवसर में परिवर्तित करना है। टर्निंग एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं। ये जो आपदा है ये एक प्रकार का एक प्राकृतिक रिसेट बटन दबाने के समान है। जैसे हम लोग देखते हैं जब भी हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रयोग करते हैं तो उसमें यदि वो कुछ हैंग हो जाता है या कुछ समस्या आ जाती है तो हम लोग रिसेट कर देते हैं। तो रिसेट करने के बाद वो पुनः अच्छे से फंक्शन करना प्रारंभ हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये आज की परिस्थिति, आज का दौर ऐसा चल रहा है मानो एक प्राकृतिक रिसेट बटन दबाया गया है, जिससे प्रकृति अपने आप को सुधार रही है और हमें भी अपने आप को सुधारने का एक सुअवसर यहाँ पर प्राप्त होता है। तो जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी भी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, और उसी प्रकार से ये जो रिसेट संकल्पना है वो भारत के स्वतंत्रता के पश्चात भी महात्मा गांधी इन्होंने दोहराई थी। तो 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके पश्चात आपने एक प्रसिद्ध चित्र देखा होगा, महात्मा गांधी और चरखा, और चरखे के साथ। तो उनकी भी संकल्पना थी कि आत्मनिर्भर भारत रहे। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि
ये रिसेट किया जाए अभी सब कुछ, सारे जो शिक्षण प्रणाली है उसे रोक लगा दी जाए और एक नए सिरे से सब कुछ हम लोग शुरू करें। एजुकेशन सिस्टम हमारा भारतीय ढंग से रहेगा, हमारा उत्पादन भारतीय ढंग से होगा, ये सब उनका प्रस्ताव था आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। लेकिन उस समय के कुछ पॉलिटिशियंस जो थे उन्होंने उनकी बात सुनी नहीं और जो था वो कंटिन्यू चलता रहा और जो आज तक भी जो प्रथाएं हैं वो चलती जा रही है। तो आत्मनिर्भरता की बात जो है वो पहले से की गई है। आत्मनिर्भर न होने का परिणाम क्या हुआ है वो तो हमने देख ही लिया है 2-3 महीनों में। हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था जो बनी है वो कोलैप्सिबल इकोनॉमी है, ये सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं है। मतलब लंबे अरसे तक चले ऐसा ये अर्थव्यवस्था में कुछ प्रावधान नहीं है। क्योंकि हम लोग देखते हैं 1-2 महीने हो गए, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोगों को तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ गए। पूर्व में हम लोग सुनते हैं, महाभारत में भी इसका वर्णन आता है कई जगह पर कि जब राजा इस प्रकार से उनका शासन हुआ करता था, 10 साल तक अकाल होता था, बारिश नहीं आती थी या कुछ नैसर्गिक आपत्ति आ जाती थी तो लोगों को पता भी नहीं चलता था। इस प्रकार से उनका जो है वो अर्थव्यवस्था हुआ करता था। 10 साल तक बारिश नहीं हुई तो भी समस्या नहीं। आज हम लोग देखते हैं 1-2 साल बारिश नहीं होगी तो हम लोग बोलते हैं कि कुछ आपत्ति आ रही है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारी कोलैप्सिबल इकोनॉमी है, इसे हमें सस्टेनेबल इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है तो हमें आत्मनिर्भर जो है वो बनना ही होगा। और यदि हम लोग बात करते हैं केवल अर्थव्यवस्था की तो हमें केवल अर्थव्यवस्था ठीक करनी है आत्मनिर्भर बनने के लिए, ये बात गलत है। हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था, उसके साथ साथ हमारी कुटुंब व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था, राज व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं को एक साथ हमें देखना होगा। क्योंकि ये आधुनिक विचार शैली इस प्रकार से है कि चीज़ों को खंड खंड करके देखते हैं, अलग अलग करके देखते हैं, विभाजन करके देखते हैं। लेकिन हमें समग्र दृष्टि का विकास करना होगा और चीज़ों को अलग अलग ढंग से, अलग अलग अंगों से देखने का हमें प्रयास करना होगा, ये हमें सीखना होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा छोटा सा। यदि अंग्रेजी के पेपर में आपको भूतकाल दर्शाने वाला एक उदाहरण प्रस्तुत करना है और एक बच्चे ने यदि ऐसा लिखा है, रावणा किल्ड राम, तो ये उस विद्यार्थी को ग्रामर के दृष्टिकोण से अंग्रेजी के पेपर में उसे 100% मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये व्याकरण के दृष्टिकोण से सही है, लेकिन यह उदाहरण जो है रावणा किल्ड राम, ये तत्व के दृष्टिकोण से और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये गलत है। तो हमें केवल व्याकरण से दृष्टिकोण से सही है लेकिन तत्व के दृष्टिकोण से गलत है, तो ये नहीं चलेगा। हमें ऐसा कुछ करना होगा जो सारे व्याकरण का भी दृष्टिकोण हो, ऐतिहासिक दृष्टिकोण लो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण लो, सामाजिक दृष्टिकोण लो या पर्यावरण का दृष्टिकोण लो, सारे दृष्टिकोण में वो सही उतरना चाहिए। ऐसी अर्थव्यवस्था जो है वो हमने सोचना होगा जब हम आत्मनिर्भरता की वास्तव में बात करते हैं। इसे कहते हैं सर्वांगीण विचार। सारे अंगों से इसका क्या परिणाम होगा, कहाँ पर क्या परिणाम होगा, इस प्रकार से जब हम विचार करेंगे तो उसे समग्र विचार या सर्वांगीण विकास जो है वो कहते हैं। तो हमें, जो मैं बात कर रहा हूँ रिसेट बटन, हमें पुनः हमारी सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तो किस किस जगह हमें परिवर्तन लाना है, तो उसके कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हर एक बिंदु के ऊपर विस्तार से चर्चा हो सकती है, लेकिन केवल एक छोटा सा आपको जिसे कहते हैं ना कि फूड फॉर थॉट, वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें हमारी मनोवृत्ति बदलनी होगी। यह है पहला मुद्दा, मनोवृत्ति में बदलाव। आज हम लोग देखते हैं हर कोई व्यक्ति जैसा ये नहीं चाहता कि मैं
सरकारी स्कूल में पढ़ूं या सरकारी अस्पताल में मैं ट्रीटमेंट के लिए जाऊं, ये नहीं चाहते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी हर कोई व्यक्ति चाहता है। तो ये मनोवृत्ति आई क्यों और कहाँ से, इसके जड़ तक हमें जाना होगा। तो क्यों, यदि हम पूछते हैं कि क्यों आपको ऐसे सरकारी नौकरी चाहिए, तो लोगों का जवाब होता है कि स्टेबिलिटी है, सेफ्टी है, इस प्रकार से लोग जवाब देते हैं। और हर कोई 10वीं 12वीं विद्यार्थी, उनको आप पूछ लो आपको क्या बनना है, तो हर एक के केवल दो में से एक जवाब आता है, एक तो इंजीनियर बनना है, एक तो डॉक्टर बनना है, इसके अलावा बाकी कुछ पता नहीं है। कल तो मुझे एक फ़ोन आया था, अभी 10वीं के रिजल्ट्स का सिलसिला चल रहा है, तो वो पूछ रहे थे क्या करें, डॉक्टर की बनने के लिए जाए कि इंजीनियर करें। मैं बोला इसके अलावा भी ढेर सारे ऑप्शन हमारे पास है। तो ये गुलामी की या नौकर बनने की ये मनोवृत्ति हमारे अंदर ब्रिटिशर्स ने डाली हुई है। तो आप यदि पढ़े तो रॉबर्ट क्लाइव या उसके बाद लॉर्ड मैकॉले, इनका ये सपना था कि हमें, क्योंकि यदि देश को गुलाम बनाना है तो पहले देशवासियों को गुलाम बनाना पड़ेगा। तो उसके चलते उन्होंने हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारा राजतंत्र, सब कुछ अपने हाथ में किस प्रकार से किया, अंग्रेजी का महत्व स्थापित किया और किस प्रकार से वो सारा रूल किया, वो यदि हम लोग देखते हैं तो एक दृष्टिकोण से वो सफल हो गए। क्योंकि आज भी हमारे अंदर वही नौकर बनने की मानसिकता बनी हुई है। कोई भी उद्योजक बन के दूसरों को भी मैं कुछ योगदान दे सकता हूँ, यह जो है वो मानसिकता हमारी चली गई है। तो हम केवल उपभोग के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें उपभोगी नहीं बनना है, केवल हमें समाज के लिए उपयोगी भी बनने का प्रयास करना होगा यदि हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो ये सबसे पहली मनोवृत्ति कि देखिए ना, कौन से भी कहाँ पर भी आप यदि लोग जाते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपको पैकेज कितना मिल रहा है जॉब के लिए। कितना भी बड़ा पैकेज क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो किसी के अंदर, किसी के अधीन रह के वो गुलामी के समान ही एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो है। और यदि ब्रिटिशर्स आने के पहले यदि हम लोग देखते हैं तो उस समय एवरी इंडियन वॉज एन एंटरप्रेनर। हर कोई व्यक्ति, फिर वो कितने भी छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, वो स्वयं किया करते थे। तो आत्मनिर्भरता की ओर हमें यदि कदम रखना है तो सबसे पहले हमारी ये मनोवृत्ति कि मुझे केवल गुलाम नहीं बनना है, या मुझे एक उद्योजक के दृष्टिकोण से भी आगे देखना है। और वो जब हमारी मनोवृत्ति आ जाएगी तब हमारा ये पहला कदम जो है वो आगे बढ़ेगा। दूसरा मुद्दा है हमारे आलस को त्याग करना है हमें। बहुत आलसी आज की युवा पीढ़ी हो गई है। एक छोटा बच्चा था, उसकी माँ ने मुझे फ़ोन किया था, वो कहे कि हमें आपसे मिलना है। तो मैंने कहा आप शाम को आ जाइए आज। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज शाम को हमारे पास समय नहीं है, बच्चे को स्कूल में एक प्रोजेक्ट दिया गया है और मैं उस बच्चे को मदद कर रही हूँ। मदद नहीं, वो मैं ही प्रोजेक्ट कर रही हूँ, ऐसे वो माँ ने कहा। और कहे कि हम कल आते हैं आपको मिलने के लिए दूसरे दिन। तो दूसरे दिन आके मिले। तो बच्चे को जो स्कूल में प्रोजेक्ट दिया गया है वो बच्चे का उसके साथ कुछ संबंध नहीं है, वो माँ और पिता उसके लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और मुझे याद है जब 2002 में मैं इंजीनियरिंग पास आउट हुआ मैकेनिकल क्षेत्र से, तो उस समय भी जो है वो ये प्रथा प्रचलित थी कि विद्यार्थी इतने आलसी हुआ करते थे कि वो प्रोजेक्ट खरीदी करते थे। और प्रोजेक्ट बेचना ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है कि किस प्रकार से अपनी आइडिया है किसी के दिमाग में, तो इस प्रकार से वो प्रोजेक्ट करेंगे। और विद्यार्थी ऐसे 10,000 15,000 देके वो प्रोजेक्ट खरीदी करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है। यदि मुझे पता है लास्ट ईयर में हमने एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, तो हमने 2 ऑप्शन दिए थे हमें,
एक था एनर्जी कंजर्वेशन और मैनेजमेंट, और दूसरा था आईसी इंजन एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो आईसी इंजन हमारा रुचि था, तो सारे बच्चे कह रहे थे कि ये जो एनर्जी कंजर्वेशन मैनेजमेंट है वो यहीं के लोकल लोग सिखाते हैं और यहीं पे एग्ज़ाम होती है और मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए उस सब्जेक्ट को लेना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो आईसी इंजन में है और मैंने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी सारा वो पढ़ा हुआ है, तो मैं आईसी इंजन लूँगा। तो फिर हम लोग 10-20 बच्चों की बैच बन गई और हमने आईसी इंजन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लिया। हालांकि उसमें हमारे मार्क्स नंबर थोड़े कम आ गए, लेकिन विषय सीखने को मिला। तो इस प्रकार से सीखने की अभिलाषा से कोई सीख नहीं रहा है, केवल चोरी करना है, प्रोजेक्ट चोरी करना है, कॉपी पेस्ट करके रिपोर्ट बनाने हैं, इस प्रकार से मनोवृत्ति हो गई और आलसी ये प्रवृत्ति है। और ऐसी आलसी प्रवृत्ति से आत्मनिर्भर कभी नहीं बना जा सकता। तो इस आलसी प्रवृत्ति को जो है वो हमें त्याग करना होगा। और इसके चलते एक समाज के सामने एक बहुत बड़ा संकट निर्माण हुआ है, वो है सृजनशीलता का संकट। कोई सृजनशील ही नहीं है, कोई निर्मित ही नहीं हो रही है। कोई नया आविष्कार कब होता है? जब 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 कुछ इच्छा होती है करने की, इच्छा शक्ति तीव्र है, दृढ़ संकल्प लिया जाता है, उसके बाद किसी चीज़ का जो है वो आविष्कार किया जा सकता है, उसके लिए मेहनती व्यक्ति लगता है। तो आलसी व्यक्ति ने कभी कुछ आविष्कार किया हुआ है ऐसा तो हमें समझ में नहीं आता। और इसलिए हमें श्रम की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करनी होगी। जैसे अब्दुल कलाम जी, ये उस समय से लेके जो नारा चलता है, जय जवान जय किसान। तो ये जो किसान है वो भी श्रम करते हैं, वो श्रम करने वाला जो है वो क्षेत्र है। और इसी प्रकार से आजकल की सभ्यता में जैसा मैंने कहा कि केवल इंजीनियर और डॉक्टर, इसके अलावा कुछ विकल्प लोगों के सामने है ही नहीं बनने के लिए, क्योंकि इसे लोग वाइट कॉलर जॉब मानते हैं। तो हर एक व्यक्ति को जो है वो वाइट कॉलर जॉब चाहिए, मुझे कुछ करना नहीं होगा और कपड़ा खराब करने की प्रवृत्ति भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है और सोच भी नहीं है। तो एक इंजीनियर मेरे पास आया था पास आउट होने के तुरंत पश्चात। मैंने उसे कहा कि एक गाड़ी है, टू व्हीलर, यदि क्या आप ये काम कर सकते हैं क्या कि सारी गाड़ी उसको डिसमेंटल करके पुनः असेंबल करना है और वो चालू कंडीशन में होनी चाहिए उसके बाद। तो उसने कहा मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसी प्रकार से, जैसे मैंने कहा, प्रैक्टिकल नॉलेज उस प्रकार से नहीं है। और आज हम लोग बेरोजगारी, ये इतनी बड़ी समस्या झेल रहे हैं। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनसे मैं मिला, तो उनसे मैंने पूछा ये बेरोजगारी है इतनी सारी, तो आप क्या क्या मानते हैं क्यों है ये सब? तो उन्होंने जवाब दिया, ये बेरोजगारी की समस्या नहीं है, द प्रॉब्लम इज नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, ही सेड द पीपल आर अनएम्प्लॉयबल। तो जो इंजीनियर्स जिस प्रकार से पास आउट हो रहे हैं, तो उनके अंदर वो कौशल ही नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से आलसी मनोवृत्ति है और लर्निंग फोकस नहीं है, फोकस है अर्निंग, कि कितना पैकेज मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा और कैसे कम से कम मैं यहाँ पे जो है वो मेहनत करूँ। तो इस प्रकार से मेहनत का मूल्य हमने घटा दिया है। तो जो श्रम करता है उसे हमने निचला दर्जा दिया है और वाइट कॉलर जो है वो उसे हमने ऊंचा दर्जा दे के रखा है। तो आज हमें जो है वो दर्जा परिवर्तित करने की आवश्यकता है। किसान जो है वो भी मेहनती है, उसका भी दर्जा सर्वश्रेष्ठ है। तो आज हम लोग देखते हैं, मैं एक विद्यार्थी के संपर्क में आया था जो नासिक में इंजीनियरिंग कॉलेज में, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहा था, लेकिन उसका बैकग्राउंड पूछा तो उसकी 4 एकड़ खेती थी किसी गांव में नासिक के नज़दीक। तो इतनी खेती है, लेकिन फिर भी उसने इंजीनियरिंग किया, वो भी ठीक से नहीं कर पाया। फिर कैसे तो उसने डिप्लोमा कंप्लीट किया और बम्बई में एक जगह उसने जॉब लिया, उसे 9,000 रुपये पगार मिलता था। तो भी कल्पना कीजिए, बम्बई में किसी को रहना है तो रहने खाने का खर्चा ही 5-6 हज़ार चला जाएगा। तो मतलब 2-3 हज़ार उसके जेब में आ रहा था और 2 साल तक उसने जॉब किया। वो उतना यदि देखे तो वो उतना, उससे 4 गुना अधिक वो खेती से कमा सकता है। लेकिन मैंने उससे पूछा तो फिर तू खेती क्यों नहीं कर रहा, तू जॉब क्यों कर रहा है?
तो उसकी भी प्रैक्टिकल समस्या थी, तो उसने प्रामाणिक उसने उसका जवाब दिया कि कहेंगे खेती यदि मैं बताऊंगा तो कोई मुझे लड़की नहीं देगा, क्योंकि जॉब कर रहा है तो उसकी प्रतिष्ठा है। तो आज समाज में उसी की प्रतिष्ठा हो रही है, आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे, कितना आपको मिल रहा है, वो छोड़ के केवल वाइट कॉलर जॉब है ना, उसको हमने प्रतिष्ठित करके रखा है। तो हमें हमारी प्रतिष्ठा किसे देनी है, तो मेहनत को हमने प्रतिष्ठा देनी है। तो इसे कहते हैं श्रम की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करनी होगी। कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम बड़ा नहीं होता है। एक बहुत बड़े लीडरशिप कोच है पीटर बरवॉश, 134 कंट्रीज में वो ट्रेनिंग देते हैं और वो टेनिस चैंपियन है। तो पीटर बरवॉश लीडरशिप इंस्टीट्यूट ऐसे उन्होंने खोल के रखी है। तो वो बताते हैं कि नो वर्क इज स्मॉल, नो वर्क इज बिग, ओनली अवर एटीट्यूड टूवर्ड्स द वर्क इज स्मॉल। कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है, उसे देखने की उसका देखने का हमारा नज़रिया छोटा होता है। तो फिर वो झाड़ू लगाने का काम हो, या फिर लेक्चर देने का काम हो, या फिर कुछ फिटिंग का काम हो, कोई काम छोटा नहीं है। तो हमने उस श्रम की प्रतिष्ठा जो है वो सिखानी होगी। और ये श्रम की प्रतिष्ठा जो है वो घरों से चलती है, कि घर में भी हम हमारा काम कर रहे हैं कि नहीं। आत्मनिर्भर राष्ट्र की बात बाद में होगी, जब हम आत्मनिर्भर हम हमारे स्तर पे हो गए। जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो इसी प्रकार से ये आत्मनिर्भरता हमारे घरों से बाहर निकलेगी, कि हम लोग हमारा स्वयं का काम स्वयं कर रहे हैं कि नहीं। क्या मैं स्वयं के कपड़े खुद धो रहा हूँ, या फिर कपड़े धोने के लिए कोई और है, कपड़े प्रेस करने के लिए कोई और व्यक्ति है। और इस प्रकार से यदि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों के पास, इसे कहते हैं डिपेंडेंस। तो जितना हम लोग दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे, उतना हम लोग आत्मनिर्भर की श्रेणी में नीचे 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 चले जाएंगे। और जब इस प्रकार से ऐसा कुछ समस्या आ जाएंगी, तो हम उसे फेस करने के लिए काबिल नहीं होंगे। तो ये श्रम की प्रतिष्ठा जो है वो हमें पुनः प्रस्थापित करनी होगी। और ये श्रम की प्रतिष्ठा नहीं होने का संकट क्या किस प्रकार से जो है वो विश्वव्यापी हो गया है, कि जो आज कंपनी में भी देखा जाता है, एम्प्लॉय मतलब लोअर ग्रेड, मैनेजर मतलब हायर ग्रेड। तो जो एम्प्लॉय है वो कम से कम काम करना चाहता है, और जो मैनेजर है वो कम से कम पगार देके ज़्यादा से ज़्यादा काम कराना चाहता है। तो जो एम्प्लॉय है वो इस प्रकार से वो खंड खंड में अपने जीवन को देखता है, और खंड खंड करके देख रहा है, इसलिए वो काम का क्षेत्र है और मज़ा का क्षेत्र कोई और है, ऐसा वो देखता है। इसलिए उसे 5 दिन या 6 दिन काम करने के बाद वीकेंड की छुट्टी चाहिए और मज़ा करने के लिए जाना है दूसरा क्षेत्र में। वैदिक सभ्यता में इस प्रकार से था कि काम के क्षेत्र में ही आनंद आता था, क्योंकि वहाँ पे निर्माण क्षमता का आनंद है। आज हमारे बच्चों को निर्माण क्षमता का आनंद ही नहीं है। कुछ स्वयं निर्मित करके देखो, इतना आनंद आता है। एक बच्चा हमारे मंदिर में आया था खेलने के लिए, मैं उसके साथ खेलने के लिए बैठा और मैंने उसे पेपर मांगा, नोटबुक, और मैंने उसे नाव बनाना सिखाया। उसे वो नहीं आता था अभी तक, तो वो इतना खुश हो गया जब उसने स्वयं अपने हाथ से नाव बनाया। मैंने उसे एरोप्लेन सिखाया, इतना सब कुछ सिखाया, तो वो इतना आनंदित हो गया। तो मैं अभी ये बना रहा हूँ, मैं अभी ये बना रहा हूँ, इसका नाचना कूदना लगा। और जब भी वो आता था मंदिर में, पेपर लेके आता था और मेरे हाथ में देता, आज मुझे नया कुछ सिखाओ। मैं उसे पेपर का फूल सिखाता था। तो इस प्रकार से अलग 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 चीज़ें जो वो सीखा, उसका आनंद बढ़ गया। तो कार्य करने में भी आनंद हो सकता है। ये हमारी सभ्यता, ये हमारी संस्कृति रह चुकी है। जो कुम्हार है वो मटके बनाने में आनंद लेता था, जो सुतार था वो लकड़ी काम करने में आनंद लेता था। तो उसी में काम करने में मजा है, काम करने में आनंद है। आज विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में आनंद नहीं आ रहा है, एम्प्लॉयज़ को काम करने में आनंद नहीं आ रहा है। तो ये जॉब सेटिस्फैक्शन ये केवल एक मिथ बन के रह गया है, और इसके चलते मानसिक समस्याएं इतनी बढ़ रही है। और इसके चलते आज यदि आप देखें तो सुइसाइड रेट्स, आत्महत्या के प्रमाण भारत में बढ़ रहे हैं। भारत में आज बैंगलोर ये आईटी सिटी करके प्रसिद्ध है, उसके साथ साथ बैंगलोर ये सुइसाइड सिटी करके भी प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि इतने एजुकेटेड लोग वहाँ पर है, लेकिन फिर भी इस प्रकार का संतुष्टि उनके मन में नहीं है, इसलिए ये असंतुष्टि। तो आत्मनिर्भरता हमें संतुष्टि भी प्रदान करती है, इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना है। केवल किसी ने बताया है इसलिए हमें बनना है, ऐसा नहीं है।
हम स्वयं चाहते हैं, ये हमारी चाह है और इसी राह पे हम लोग चलने वाले हैं। जब हम ये सोचेंगे तब हम आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। तीसरा पहलू हमारा होगा, हमें हीनता बोध को कम करना होगा। हीनता बोध क्या है? हम अपने आप को हीन लेखते हैं, तुच्छ लेखने लगे हैं कि मैं, हमारा देश क्या कहाँ है, कुछ बना ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। ये हीनता बोध, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये हीनता बोध को हमने तिलांजलि देने की आवश्यकता है। जैसे दो लड़कों के बीच में चर्चा हो रही थी। मैं जब एक बार बस से जा रहा था तो एक व्यक्ति बोल रहा था कि तू कौन सा ब्लेड इस्तेमाल करता है शेविंग के लिए, तो वो बता रहा था जिलेट का मैं ब्लेड इस्तेमाल करता रहा हूँ। और दूसरा व्यक्ति ने कहा, पूछा तू कौन सा करता है, तो वो बता रहा था मैं सुपर मैक्स यूज़ करता हूँ। इस प्रकार से उनकी चर्चा चल रही थी। तो जो सुपर मैक्स यूज़ कर रहा था उसकी तरफ जो जिलेट यूज़ कर रहा था उस लड़के ने ऐसे देखा, अरे तू क्या ये सुपर मैक्स वापर करता है, इसमें कुछ दम नहीं है, जिलेट देखो। इस प्रकार से वो उसका, क्योंकि जिलेट फॉरेन कंपनी है और ना ब्रांड का एक वैल्यू होता है, आज क्या आप प्रयोग कर रहे हैं। तो उन दोनों की जब चर्चा चल रही थी तो मैंने थोड़ा इंटरवीन किया और मैंने बताया उसको कि तू जानता नहीं है सुपर मैक्स वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट रेजर मैन्युफैक्चरर है और विश्व के 150 देशों में वो निर्यात करता है अपने रेजर्स को, स्टील के जो बनाए हुए ब्लेड से, सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स उसके। तो उसके दिमाग में चला, अच्छा ऐसा है क्या। तो क्योंकि भारतीय कंपनी है तो हमारे अंदर इतना हीनता बोध डाल दिया है ब्रिटिशर्स ने कि आप कुछ हो ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते। और वो आज भी जो है वो चलते आ रहा है। अब्दुल कलाम एक इंसिडेंस बताते हैं। अपने ऑफिस में एक बार अब्दुल कलाम जी थे और उन्हें मिलने के लिए एक व्यक्ति आया। तो अब्दुल कलाम जी ऐसे बैठे थे और उनकी दीवार पे एक कैलेंडर लगाया हुआ था और उस कैलेंडर के ऊपर अलग अलग तस्वीरें थी जगह की। तो वह व्यक्ति ने देखा और वो सराहना करने लगा, वाह क्या तस्वीरें हैं, क्या चित्र है, क्या नज़ारे हैं, ये तो भारत के हो ही नहीं सकते, ये तो कई और देशों के लगते हैं। तो अब्दुल कलाम जी ने कहा कि हाँ, ये नज़ारे अलग अलग देशों से है, लेकिन ये तस्वीरें हमारे इसरो के सैटेलाइट्स जो है वो उनसे ली गई है। तो वो बताते अब्दुल कलाम जी कि इस प्रकार से लोगों के मन में इतना हीनता बोध छाया गया है कि भारत कुछ कर ही नहीं सकता, हम ऐसे ही गए गुजरे हैं। तो ये मनोवृत्ति को छोड़ना होगा, हीनता बोध को तिलांजलि देनी होगी। अरे यदि भारत का उदाहरण देखें तो ब्रिटिशर्स आए थे सन 1800 में। यदि हम लोग देखते हैं कि जो खेत की उत्पाद थी वो इंग्लैंड के उस समय के उत्पाद से 3 गुना अधिक थी भारत की। आप कागज का उत्पादन लो, लोहे का उत्पादन लो, कपड़े का उत्पादन लो, या कितना कौशल देखो, ये सारा इसमें भारत अव्वल 1 नंबर पे था। जीडीपी की भी यदि चर्चा करें तो भारत की उस समय की जीडीपी विश्व में 20% से अधिक थी कंट्रीब्यूशन। तो इस प्रकार से हमें इस हीनता बोध को जो है वो कम करना होगा। जब मैं पहली बार नेल कटर आप जानते होंगे, जब मैं उसे खरीदी करने के लिए गया तो जब मैं वो लिया, वो बक्से के ऊपर मैं सब देख रहा था क्या है क्या। उसके ऊपर एक कोने में मुझे लिखा हुआ मिला, मेड इन कोरिया। तो मैंने ये उस समय देख लिया कि ये नेल कटर जैसी चीज़ भी हम लोग नहीं बना सकते और वो भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है कहाँ से। तो ये ऐसी स्थिति क्यों आ गई है? क्योंकि इसका मुख्य कारण है केंद्रीकरण उत्पादन का, सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो इसलिए चौथा मुद्दा है जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है उत्पादन का विकेंद्रीकरण। उत्पादन, यदि हम लोग, आज क्या हो रहा है कि जो चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों को उत्पादित नहीं किया जाता, जो चीज़ें ज़्यादा बिकती है उनको उत्पादन किया जाता है। इसलिए किसान भी कौन से कैश क्रॉप्स जिसे कहते हैं, जिससे ज़्यादा पैसा मिलेंगे उसका उत्पादन करेंगे, जो आवश्यक है उसको नहीं करेंगे। और इसलिए केंद्रीकरण में क्या होता है कि इतना ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है और उसका मार्केटिंग पे ऊपर उतना खर्चा किया जाता है और फिर उसका विनिमय, उसको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। और इसमें इतनी बड़ी समस्या आ जाती है। और इसलिए इस प्रकार से जब लॉकडाउन हो जाता है
तब लोग भूखा मरना शुरू हो जाता है। तो ये यदि नहीं होना है तो हमें आत्मनिर्भर, इसलिए मोदी जी ने उस प्रवचन में ये भी कहा था, फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। तो ये जो उत्पादन है उसे विकेंद्रीकरण, मुझे याद है 2003 में जब मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में जब मैं असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में जब प्रवेश किया था, 5 साल तक मैंने वहाँ पे जॉब किया था। तो जब मैं प्रवेश किया था उसी समय सुकोई 30 ये एयरक्राफ्ट भारत ने रशिया से लिया हुआ था और हमें सबको रशियन सीखना उस समय ट्रेनिंग में कंपलसरी था। तो हम लोग सीखते थे रशियन ड्राइंग पढ़ना, रशिया का सब कुछ हमें सीखना पड़ता था, किस प्रकार से वो टेक्नोलॉजी थी। मिग एयरक्राफ्ट वो भी हमने रशिया से लिया हुआ था। और उसी समय उसके कुछ समय पहले यूएसएसआर के टुकड़े हुए थे, कम्युनिज्म ब्रेक हो गया था, तो इसलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में भी मुश्किलें हुई थी उस समय, और इसलिए रशियंस नहीं आ पा रहे थे, तो इसलिए हमें रशियन सीख के डिकोडिंग करना पड़ रहा था उन ड्राइंग्स का। तो इस प्रकार से, और जब सुकोई 30 का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया तो 100% इंडिजिनाइजेशन, मतलब सब कुछ हम खुद बनाएंगे। तो उसमें एक चीज़ के ऊपर अवरोध था कि सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन जो सुकोई 30 एयरक्राफ्ट का जो आगे का नोच कोन होता था वो रशिया से आने वाला था, तो उसकी टेक्नोलॉजी उन्होंने हस्तांतरित नहीं की थी। तो इस प्रकार से आजकल हम लोग विश्व का पॉलिटिक्स भी यदि हम लोग देखते हैं तो कौन देश, यदि हम लोग किसी देश से, हमारी सुरक्षा के ऊपर सबसे अधिक खर्चा होता है और सुरक्षा के लिए हम लोग यदि दूसरों के ऊपर निर्भर है और वह देश आज हमारा मित्र है, लेकिन विश्व पॉलिटिक्स यदि आपने विश्व युद्ध पहले और दूसरे विश्व युद्ध में देखा होगा, कौन मित्र और कौन शत्रु रह जाता है इसका पता ही नहीं चलता। तो यदि हमारी जो सबसे बड़ी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग यदि दूसरे देशों के ऊपर यदि निर्भर रहें और वह देश आगे चल के हमारे शत्रु पक्ष में चला जाता है तो हमारी क्या हाल हो सकती है, इसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए आत्मनिर्भरता के लिए ये जो उत्पादन का विकेंद्रीकरण, छोटे छोटे गांवों में पुराने ज़माने में होता था, एक गांव का माल उसी गांव में बेचता था, वहीं पर उत्पादित होता था, उन लोगों की आवश्यकता के अनुसार वहीं पर जो है वो बेचा जाता था। तो इस प्रकार से लोकल प्रोडक्शन यदि हम लोग वो शुरू करें तो हमें इस प्रकार से छोटी छोटी नेल कटर जैसी चीज़ों को भी जो है वो इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और तब जाके अनएम्प्लॉयमेंट की भी समस्या जो है वो हम लोग उससे बाहर निकल सकते हैं। 5वां मुद्दा है जिसके ऊपर मैं प्रकाश डालने वाला हूँ, वो है हमारी कौशल शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट का मैंने उदाहरण दिया था वो कहे कि पीपल आर अनएम्प्लॉयबल टुडे, क्योंकि ये स्किल सेट ही नहीं है। इसलिए कई सारे सेमिनार्स आज प्रसिद्ध हो रहे हैं कि कॉलेज के विद्यार्थी ग्रेजुएशन के और वो पास आउट हो जाते हैं, और जहाँ पे वो जॉब करने वाले वहाँ का कल्चर दोनों अलग है, तो इनको ब्रिजिंग द गैप बिटवीन योर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो वो गैप भरने के लिए स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग सेशंस शुरू हो गए। लेकिन ये स्किल डेवलपमेंट ऐसे बाहर से डाल के ऐसा कुछ होता नहीं है। ये स्किल डेवलपमेंट यदि हमें डालना है लोगों में कौशल, तो ये प्राथमिक शिक्षा से हमें डालना होगा। तो बच्चों से हमें ये सिखाना होगा। जैसे मैंने कहा कि उस बच्चों को मैंने नाव सिखाई कागज़ की, कागज़ का प्लेन सिखाया, कागज़ का रॉकेट, कागज़ का फूल। तो इस प्रकार से जो है वो हाथों के कौशल विकसित होते हैं। अपने स्वयं के हाथों से सब कुछ कर पाना ये बहुत बड़ा कौशल है, और उस कौशल से हमारी पीढ़ी, जो आज की नई पीढ़ी है, वो इस कौशल से जो है वो दूर रह रही है। तो हाथ के कौशल ये हमने जो है वो बचपन से जो है वो इन्हें सिखाना चाहिए। और आज हमने देखा लॉकडाउन के चलते लाखों लोग अपने अपने गांवों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर जाने के लिए तैयार थे, और सरकार ने भी उनकी मदद की। तो उन लोगों को अपने अपने गांव में पहुंचाया। जब रेलवे उन लोगों के लिए शुरू होगी तो लगभग 11 लाख लोगों को जो है वो भारत सरकार ने अपने अपने जगहों पर पहुंचाया। तो ये लोग क्यों यहाँ पर, क्योंकि केंद्रीकरण, उत्पादन का केंद्रीकरण था, यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए थे, क्योंकि उन्हें घर, और कितने 8-10 हज़ार के लिए वो यहाँ पर आए थे अपना गांव छोड़ के, और वहाँ पर उनकी कुछ खेती रहेगी, वहाँ पर उनका कुछ व्यवसाय रहेगा। तो पारिवारिक व्यवसाय जो है वो इस केंद्रीकरण उत्पादन पद्धति से पारिवारिक व्यवसाय हमारे चले गए हैं। तो जो परिवार है उनका जो व्यवसाय होता है, उसी व्यवसाय को जो है वो आगे कंटिन्यू करते रहना चाहिए नई पीढ़ी ने।
तब जाके हमारी जो परिवार की श्रृंखला है वो आगे बढ़ती रहती है। और जब वो आगे बढ़ेगी तब जो है वो इस प्रकार की समस्या नहीं हमारे सामने उत्पन्न होगी। तो ये स्कूलों से और ख़ास करके बचपन से, घरों से भी ये कौशल की शिक्षा बच्चों को हमने देनी होगी। और छठा मुद्दा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है आत्मविश्वास बढ़ाना। जब आत्मविश्वास रहेगा तभी जाके हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और ये आत्मविश्वास की कमी हमारी आज की पीढ़ी में, युवा पीढ़ी में सबसे ज़्यादा देखते हैं। कम से कम करने की मनोवृत्ति। मैं बच्चों को हमेशा उदाहरण देता हूँ, यदि आपके सामने 10 प्रश्न दिए गए और कहा कि सॉल्व एनी 8, कौन से भी 8 प्रश्न उनके जवाब लिखिए 10 में से, तो बच्चे सबसे पहले देखेंगे कौन से आसान हैं, वो 8 कर देंगे। थोड़ा होशियार व्यक्ति रहेगा तो पहले 8 कर देगा। और इसलिए मैं बताता हूँ, जब लोकमान्य तिलक इनके सामने जब ये प्रश्न पत्र रखा गया था गणित का, ऊपर लिखा था 10 में से सॉल्व एनी 8, तो उन्होंने क्या कर दिया, 10 के 10 उनके जवाब दिए और नीचे नोट लिख दिया चेक एनी 8। तो ये इसे कहते हैं आत्मविश्वास। तो ये आत्मविश्वास की कमी, क्योंकि कम से कम करने की मनोवृत्ति लोगों के मन में जो है वो घर करके बैठी हुई है, उसे हमें त्यागना देगा आत्मविश्वास। और उसके लिए सबसे अहम कौन सी शिक्षा होती है, तो वो होती है मन शिक्षा। तो हमने हमारे मनों के ऊपर कैसे नियंत्रण करना चाहिए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मन की यह संयम शक्ति और संकल्प शक्ति, इनको हमने दृढ़ करना है। तो ये मानस शिक्षा का भाग है जो हमें भगवद गीता आदि ग्रंथों से सीखने को मिलता है। और आज हम लोग सेक्युलरिज्म के नाम पे इन ग्रंथों से भी दूर चले गए हैं। अरे 2013 में हम लोग देखते हैं सेटन हॉल यूनिवर्सिटी विदेश की, वहाँ पर भगवद गीता कंपलसरी कोर्स बुक के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। और आज हम लोग भगवद गीता को जब कहते हैं कि इसको कोर्स बुक बनाना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि हम लोग सेक्युलर इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो वो तो अलग चर्चा का मुद्दा है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ये जो हमारी मन शिक्षा है, ये इन ग्रंथों के द्वारा हम लोग आज की युवा पीढ़ी में डाल सकते हैं और खास करके देना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से हम लोग देखते हैं अर्जुन जो थे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, उनका मन कमजोर हो गया था। भ्रमति वचे में मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, मैं विपरीत ही देख रहा हूँ यहाँ पर कुरुक्षेत्र में, मुझे मार्गदर्शन कीजिए कृष्ण। तो कृष्ण ने अर्जुन को एक भी स्किल वाली शिक्षा गीता में नहीं दी है। हाउ टू फाइट, इस सवाल का जवाब नहीं है गीता। गीता केवल व्हाई यू शुड फाइट इसका जवाब है। तो ये व्हाई है, क्यों हमें करना है, इसका जब जवाब हमारे पास होता है तब हमारा आत्मविश्वास बड़ा हुआ रहता है। तो क्यों हमें कुछ भी कार्य करना है, वो हमें शक्तिशाली करना है, तो हमें इस प्रकार के वैदिक ग्रंथों में जो ज्ञान भरा हुआ है उसके बलबूते पे हम एक क्यों का जो है वो जवाब दे सकते हैं। तो किस प्रकार से आज के युवा मुझे कल जैसे मैंने कहा कि कल ही एक फ़ोन आया था, वो कहे कि डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। तो मैंने सारा पक्ष जब उनके सामने प्रस्तुत किया तो आखिर में क्या कहते हैं वो कॉल में, आप ही बताइए ना हम क्या करें। तो हम लोग निर्णय भी दूसरों के ऊपर छोड़ रहे हैं, थोप रहे कि वो जो बताएंगे हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ता समाज। ये निर्णय क्षमता, ये हम निर्णय, हमारे स्वयं के निर्णय स्वयं लेना, ये भी एक बहुत बड़ा कौशल है। हाँ, दूसरों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, लेकिन केवल उनके ऊपर ही निर्भर नहीं होना चाहिए, या वो हमारे लिए सब कुछ नहीं करेंगे। कृष्ण ने अर्जुन के लिए युद्ध नहीं किया, अर्जुन को ही युद्ध करना पड़ा। मार्गदर्शन लिया उन्होंने कृष्ण से, लेकिन युद्ध अर्जुन ने ही किया था। तो इस प्रकार से हमें हमारे निर्णय स्वयं लेते आना ही चाहिए इस युवा पीढ़ी को, तभी जाके हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। और उसके लिए हमारा मन शक्तिशाली होना चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए, निर्णय लेने के लिए मन स्थिर होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए।
जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कोई सरोवर है और हवा हवा की झोंक के कारण जो है वो पानी हिल रहा है, तो हिलते हुए पानी में हम अपने आप का प्रतिबिंब नहीं देख सकते। या फिर मैं उदाहरण देता हूँ, जब यदि जल उबल रहा है, उबलते हुए जल में भी हम स्वयं का प्रतिबिंब नहीं देख सकते, जल को स्थिर होना होता है। उसी प्रकार से जब हमारा मन स्थिर हो जाएगा तब हमारी सोच अच्छी हो जाएगी। जब मन एकाग्र होगा तो बुद्धि भी कुशाग्र हो सकती है और हमारा आकलन शक्ति बढ़ेगी और हमारा विचार सर्वांगीण हो सकता है। तो इसलिए ये मन की शिक्षा, हमारा मनोबल बढ़ेगा तब हमारा आत्मबल बढ़ेगा, और जब आत्मबल बढ़ेगा तब हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो ये था छठा मुद्दा हमारा आत्मविश्वास। तो आजकल कोरोना के चलते कई जगह पर इम्यूनिटी की बहुत चर्चा होती है कि हमारी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके वायरस अटैक नहीं करेगा हमारे ऊपर। तो हम लोग शारीरिक इम्यूनिटी की बात करते हैं, लेकिन हमारी मेंटल इम्यूनिटी, उसके बारे में भी हमने सोचना चाहिए कि हमारा मन कितना प्रलोभनों से जूझने में शक्तिशाली हो रहा है। तो ये जब होगा तब जाके जो है हम लोग, जो मैंने शुरुआत की थी, आपदा को हम लोग संपदा या आपदा को हम लोग जो है वो अवसर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसलिए हमें यदि यह करना है तो ये जो 6 चीज़ें मैंने बताई तो उनमें परिवर्तन लाना होगा। सबसे पहले हमारी मनोवृत्ति, गुलाम से लेके उद्योजक की मनोवृत्ति, आलस प्रवृत्ति को त्याग कर देना और श्रम को प्रतिष्ठित करना। तीसरा, हमारे हीनता बोध को कम करना, हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी कुछ कर सकते हैं। और उत्पादन का डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण होना, न कि केंद्रीकरण। कौशल शिक्षा को न केवल ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन प्राथमिक शिक्षा, और न केवल प्राथमिक शिक्षा लेकिन घरों में भी जो है उसकी स्थापना करना। और छठा मुद्दा, आत्मविश्वास को बढ़ाना, और उसके लिए मन शिक्षा, उसको भी जो है वो बचपन से बच्चों को सिखाना, भगवद गीता के श्लोक आदि। तो जब हम ये करेंगे तब हमारे ये आत्मनिर्भरता की ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें एक नई विचार शैली और नई जीवन शैली का विचार करने के लिए हमने सज्ज होना है। और उसका एक ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने आता है कि जब दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जापान, हम सब लोग जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी, जब अणुबॉम्ब भी उनके ऊपर डाले गए थे, कुछ उपज कम हो गई थी, खेती सब ध्वस्त हो गई थी, लेकिन उसके पश्चात भी ये देश इस प्रकार से उभर कर सामने आया। और आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लो या आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग लो, यहाँ से वहाँ तक सारे क्षेत्र यदि आप लेते हैं तो जापान का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। तो वो जिस प्रकार से इस विपत्ति को उन्होंने संपत्ति में परिवर्तित किया, वही सुअवसर आज भारतवासियों के पास भी है। और सारा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। जैसे कोरोना के ऊपर तो मात देने में हम लोग सक्षम रहे हैं कि हमारे केसेस आज भी कम है, क्योंकि लोग, इम्यूनिटी उनकी ज़्यादा अच्छी है, उनकी जीवन शैली इस प्रकार से, हाइजीन पहले से हमारी वैदिक सभ्यता में पालन किया जाता है। लेकिन आज हमें इस विपत्ति को यदि संपत्ति में परिवर्तित करना है तो आत्मनिर्भर बने बिना दूसरा कोई चारा नहीं बचता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।